दोस्तों, इस दुनिया का चाहे कोई भी लड़का हो या फिर लड़की, जब जवानी की दहलीज पर कदम रखते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने सुनहरे भविष्य को लेकर टेंशन में रहने लगते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियां जो अपने होने वाले राजकुमार के बारे में सोचकर तरह तरह के सपने देखने लगती हैं और अपने होने वाले राजकुमार के बारे में सोचकर अंदर ही अंदर काफ़ी खुश होती रहती हैं। आज की कहानी में भी एक लड़की अपने होने वाले राजकुमार के बारे में सपना तो देखती है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जहां पर वो अपनी ससुराल न पहुंचकर बदनामियों के समुंदर में पहुंच जाती है। दोस्तों, आए दिन हमारे समाज में कोई ना कोई छोटी या बड़ी घटना होती ही रहती है, लेकिन इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा घटनाएं प्रेम प्रसंग को लेकर ही होती हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कहानियां सामने निकल कर आती हैं जिन्हें जानने के बाद उन घटनाओं पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है पंजाब प्रदेश की। पंजाब का एक ज़िला है जगरांव। जगरांव में एक जगह है रामनगर, और इसी रामनगर का रहने वाला है संजय गुप्ता, जिसकी उम्र है लगभग 47 साल के आसपास। संजय की पत्नी का नाम है सीमा गुप्ता, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल के आसपास। संजय के टोटल 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटी का नाम है रचना, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास, और बेटे का नाम है विशाल, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास। रचना इसी डीएवी कॉलेज में बीकॉम की पढ़ाई कर रही है। वहीं विशाल, जो अपने पिता के साथ अपनी दुकान में ही काम करता है। रचना के कॉलेज का समय है दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास का, इसलिए रचना सुबह के लगभग 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कोचिंग पढ़ने जाती है। ये बात है 29 जनवरी की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास। रचना अपने पिता संजय के साथ स्कूटी पर बैठकर अपनी कोचिंग के लिए जाती है। कोचिंग के सामने वाली गली में जैसे ही पहुंचती है, संजय अपनी बेटी रचना को स्कूटी से उतार देता है। लेकिन तभी संजय देखता है कि गली के सामने ही एक सफ़ेद कलर की कार खड़ी है, जिसकी ड्राइविंग वाली सीट पर एक लड़का बैठा है। कार की पिछली सीट पर 2 लड़के बैठे हुए हैं। कार का दोनों दरवाज़ा खुला है और दोनों दरवाज़ों पर 2 और लड़के खड़े हुए हैं। रचना स्कूटी से उतरकर पैदल ही अपनी कोचिंग की तरफ जाती है, लेकिन रचना जैसे ही कार के नज़दीक पहुंचती है, कार के दरवाजे पर खड़े दोनों लड़के रचना का हाथ पकड़कर बड़ी तेजी से गाड़ी के अंदर बैठा लेते हैं और फिर कार का दरवाज़ा बंद करके काफ़ी तेज़ी से गाड़ी चलाने लगते हैं। क्योंकि ये सारा काम इतनी तेज़ी से हुआ था कि ना तो रचना को कुछ समझ में आता है और ना तो रचना के पिता संजय को कुछ समझ में आता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी वहाँ से आगे की तरफ रवाना होती है, रचना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। रचना चीखते चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा अपहरण कर लिया गया है, पापा मुझे बताइए। तब जाकर संजय को भी समझ में आता है कि रचना का किसी बदमाशों ने अपहरण कर लिया है। संजय अपनी बेटी को बचाने के लिए आवाज़ ही नहीं लगाता है, बल्कि अपनी स्कूटी से उस कार का पीछा भी करने लगता है। क्योंकि गाड़ी मार्केट के भीतर की तरफ से निकलती है, इसलिए संजय को मार्केट में जितने भी लोग दिखाई देते हैं, संजय उन सब से चीखते चिल्लाते हुए कहता है कि उस कार को रोको। लोग भी जब संजय को चीखते हुए सुनते हैं तो कुछ लोग अपनी बाइक लेकर उस कार का पीछा करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो सभी अपराधी कार को लेकर वहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह सुबह अपहरण की घटना की खबर फैलती है, तो उस पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग तुरंत ही अपहरण की सूचना नज़दीकी थाने में देते हैं। जैसे ही पुलिस को अपहरण की सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ वारदात वाली जगह पर पहुंचती है और रचना के पिता संजय से मुलाकात करती है और इस अपहरण की घटना के बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में संजय पुलिस वालों को बताता है कि साहब, टोटल 5 अपराधी हैं, लेकिन उनमें से एक लड़के को मैं पहचानता हूँ। दरअसल उसका नाम है मनीष मल्होत्रा। मनीष के पिता का नाम है जोगिंदर मल्होत्रा, जो कि रायकोटा का रहने वाला है। पुलिस संजय से पूछती है कि मनीष ने तुम्हारी बेटी का अपहरण क्यों किया है। इस पर संजय कहता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि उसने मेरी बेटी का अपहरण क्यों किया है, लेकिन मनीष पिछले कई महीनों से मेरी बेटी रचना को परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने पिछले ही महीने थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाया था।
संजय जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है, पुलिस को लगता है कि इससे पहले कि वो बदमाश रचना के साथ कुछ गलत काम ना कर दें, पुलिस काफ़ी तेज़ी से हरकत में आती है और फिर जगरांव इलाके में चारों तरफ नाकाबंदी लगा देती है। पुलिस आसपास के थाने और पुलिस पेट्रोलिंग बूथ में हर जगह वायरलेस से ये मैसेज भेजती है कि सफ़ेद कलर की कार को किसी भी कीमत पर शहर के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस इस कार और अपराधियों की हर जगह तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बावजूद भी रचना और अपराधियों का कहीं पता नहीं चल सकता है और देखते ही देखते सारे दिन का समय गुजर जाता है। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस की टीम मनीष के घर पहुंचती है, लेकिन पुलिस को पता चलता है कि मनीष अपने घर में नहीं है। तब तक मार्केट के व्यापारियों और लोगों के अंदर का गुस्सा बाहर निकलने लगता है। लोग चक्का जाम और धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। पुलिस और प्रशासन के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि पुलिस अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही है और अपराधियों को बचाना चाहती है, क्योंकि जब ये अपहरण की घटना हुई थी तो पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस काफ़ी देरी से घटनास्थल पर पहुंचती है। ये मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि जिले के आईजी, डीआईजी, एसपी, एसएसपी और डीएम भी लोगों के सामने आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। प्रशासन के अधिकारी लोगों को समझाते हुए कहते हैं कि आप लोग धरना प्रदर्शन खत्म कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि 24 घंटे के अंदर उन अपराधियों को पकड़ लेंगे और रचना को सही सलामत उसके माता पिता के हवाले कर देंगे। तब जाकर लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा होता है। पुलिस अपना पूरा प्रयास करती है, पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रचना और अपराधियों का कहीं पता नहीं चल सकता है। लेकिन जैसे ही सुबह होती है, अगले दिन 30 जनवरी को सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है। फ़ोन करने वाला व्यक्ति पुलिस को बताता है कि साहब, मैं मनीष का चाचा बोल रहा हूँ, मेरा नाम विजय मल्होत्रा है। दरअसल मनीष रचना के साथ अपने आप को सरेंडर करना चाहता है, इसलिए आप लोग कचहरी के चौक पर आ जाइए। जैसे ही विजय मल्होत्रा इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस के सामने भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पुलिस की पहले से ही काफ़ी फजीहत हो चुकी थी। इसलिए पुलिस सोचने लगती है कि कैसे भी करके सबसे पहले रचना को सही सलामत लाया जा सके। इसलिए पुलिस अपनी फोर्स के साथ कचहरी चौक पर पहुंच जाती है, जहां पर पहले से ही मनीष और रचना के साथ मनीष के कई रिश्तेदार मौजूद थे। लेकिन पुलिस जैसे ही कचहरी पहुंचती है, इस बात की जानकारी लोगों को भी हो जाती है। इस वजह से वहां पर भगदड़ मच जाती है, जिसकी वजह से मनीष के सारे रिश्तेदार वहां से भाग जाते हैं। पुलिस रचना और मनीष को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है। पुलिस सबसे पहले रचना का मेडिकल के चेकअप करवाती है। मेडिकल चेकअप से इस बात की पुष्टि हो जाती है कि रचना के साथ कुछ भी गलत काम नहीं किया गया है। इसके बाद पुलिस रचना को उसके माता पिता के हवाले कर देती है और फिर पुलिस मनीष से रचना के अपहरण के बारे में पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन मनीष जब इस अपहरण की पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो ये मामला पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। दरअसल रचना और मनीष पिछले काफ़ी महीनों से एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रचना और मनीष के बीच जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है तो दोनों एक दूसरे से मुलाकात करना शुरू करते हैं। मनीष के पिता का नाम है जोगिंदर मल्होत्रा, माता का नाम है उषा मल्होत्रा। मनीष के पिता का जगराम शहर में पेप्सी कोक की एजेंसी है और खुद का एक पेट्रोल पंप भी है, लेकिन मनीष का पिता पूरी तरह से कर्ज में डूब गया था। इधर मनीष और रचना के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो मनीष रचना के ऊपर काफ़ी पैसा भी खर्च करता है, लेकिन मनीष ये सारा पैसा अपने दोस्तों से उधार लेकर आता है। लेकिन रचना को लगता है कि मनीष के पास काफ़ी ज़मीन जायदाद है और पैसे वाला है। जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है तो रचना और मनीष शादी करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन दोनों की शादी इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि दोनों गैर जाति के हैं। मनीष पंजाबी झागी बिरादरी से है तो वहीं रचना बनिया जाति से है। रचना मनीष से कहती है कि हमारे घर वाले इस शादी को कभी मंजूरी नहीं देंगे, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम दोनों चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, उसके बाद अपने घर वालों से शादी की बात करेंगे। अगर वो मान गए तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मानेंगे
तो हम अपनी शादी का कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कह देंगे कि हमने कोर्ट मैरिज कर लिया है। रचना जब मनीष को इस तरह का सुझाव देती है तो मनीष को भी रचना का सुझाव पसंद आ जाता है। इसके बाद मनीष और रचना एक वकील से मुलाकात करते हैं। वकील रचना और मनीष को सुझाव देते हुए कहता है कि पहले तुम दोनों किसी मंदिर या गुरुद्वारा में शादी करना पड़ेगा और वहां से शादी का प्रमाण पत्र या फोटो लाना होगा, तब कहीं जाकर कोर्ट से शादी हो सकती है। इसके बाद मनीष अपने दोस्तों के साथ एक गुरुद्वारे में जाता है और वहीं गुरुद्वारे में ही शादी कर लेता है। शादी करने के बाद शादी का प्रमाण पत्र भी मिल जाता है। रचना और मनीष उस प्रमाण पत्र को लेकर फिर से वकील के पास जाते हैं। वकील रचना और मनीष को लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाता है और वहां दोनों का कोर्ट मैरिज करवा देता है। कोर्ट मैरिज करने के बाद रचना और मनीष अपने अपने घर चले जाते हैं और फोन के जरिए एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजर जाता है, रचना को मनीष की सारी हकीकत का पता चल जाता है। दरअसल रचना को पता चलता है कि मनीष ने उसके ऊपर जितने भी पैसे खर्च किया है वो सारा पैसा अपने दोस्तों से उधार लिया है, क्योंकि मनीष का पिता पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। रचना जब इस बारे में मनीष से पूछताछ करती है तो मनीष इस बारे में रचना से झूठ बोलता है, कहता है कि ये सारी बातें झूठ हैं। लेकिन जैसे ही मनीष रचना से झूठ बोलता है, रचना इस बात पर काफी गुस्से में आ जाती है और धीरे धीरे रचना मनीष के साथ दूरियां बढ़ाने लगती है। मनीष जब रचना को फोन करता है तो रचना मनीष का फोन भी नहीं उठाती है, बल्कि रचना ये फैसला कर लेती है कि मुझे किसी भी कीमत पर मनीष के साथ नहीं जाना है। रचना अपने पिता संजय से कहती है कि जल्दी से जल्दी कोई लड़का खोजकर मेरी शादी कर दीजिए। रचना अपने पिता संजय से शादी की बात कहती है तो इस बात की जानकारी मनीष को हो जाती है। दरअसल मनीष ने जब रचना से शादी किया था तो उसकी शादी में मनीष के कुछ दोस्त भी शामिल हुए थे। एक दिन मनीष के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि तूने कैसी शादी किया है, तू इधर सड़ रहा है, उधर तेरी बीवी दूसरी शादी करके मौज करने जा रही है। जैसे ही उसके दोस्त ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मनीष इस मजाक को अपने दिल पर ले लेता है। मनीष उसी दिन ये फैसला कर लेता है कि अगर रचना आराम से नहीं आएगी तो मैं रचना का अपहरण करके उठा लाऊंगा। मनीष यहीं पर काफ़ी बड़ी गलती कर देता है। इस अपहरण के बारे में अपने बुआ के बेटे अभिषेक से बात करता है। अभिषेक जो लुधियाना का रहने वाला है। मनीष जब अभिषेक से बात करता है तो अभिषेक भी मनीष का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मनीष इस षड्यंत्र में अपने 3 दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, जिनमें से एक का नाम है आकाश, दूसरे का नाम है बंटी और तीसरे का नाम है मोहित। फिर ये पांचों मिलकर 29 जनवरी की सुबह के लगभग 8 बजे के आसपास जब रचना अपने पिता के साथ कोचिंग पहुंचती है तो उसी समय मनीष अपने दोस्तों के साथ रचना का अपहरण कर लेता है। अपहरण करने के बाद मनीष रचना को लेकर वहां से निकलता है, अपने तीनों दोस्तों को रास्ते में उतार देता है और रचना को लेकर अभिषेक के घर लुधियाना के शिमलापुरी चला जाता है और वहीं से अपने दोस्तों को फ़ोन करके इस पूरे हालात के बारे में जानकारी लेता रहता है। लेकिन जैसे ही रात गुजरती है, पुलिस को पता चल जाता है कि मनीष शिमलापुरी में अभिषेक के घर पर है। मनीष का दोस्त उसको फ़ोन करके बताता है कि तेरा लोकेशन पुलिस को पता चल चुका है, तुम जल्दी से उस जगह को छोड़ दो। ये बात सुनकर मनीष अभिषेक से कहता है कि अब क्या होगा। अभिषेक कहता है कि जालंधर में मेरे जीजा ललित मल्होत्रा रहते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। ललित से बात करता है तो ललित कहता है कि रचना को लेकर यहाँ आ जाओ। 30 जनवरी को दोनों रचना को लेकर कार से जालंधर के लिए निकलते हैं। लेकिन जैसे ही हाईवे टोल पर पहुंचते हैं तो रचना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। टोल कर्मी रचना को देखते हैं और टोल के कैमरे में रचना और मनीष कैप्चर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मनीष काफ़ी डर जाता है। ललित मनीष को कहता है कि तुम्हारे पास सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सरेंडर की बात सुनकर मनीष अपने चाचा को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे सरेंडर करना है। मनीष के चाचा पुलिस को कचहरी चौक पर बुलाते हैं, जहां मनीष रचना के साथ सरेंडर कर देता है। मनीष पुलिस वालों को बताता है कि अगर रचना सीधी तरह मेरे पास आ जाती तो मुझे उसका अपहरण न करना पड़ता, क्योंकि इस दुनिया का कौन सा ऐसा पति है जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी ही पति का अपहरण करेगा। लेकिन रचना ने मुझे काफ़ी मजबूर कर दिया था।
इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। हालांकि मनीष ने अपराध किया था, इसलिए पुलिस मनीष और उसके दोस्तों को अपहरण का मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।